नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पंख पाठशाला में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए रिकैप प्रोग्राम लेकर आए हैं और इसमें हम उन टॉपिकों को कवर कर रहे हैं, उनका फटाफट रिवीजन करवा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसा कि और बातें तो बाद में, लेकिन ये देखिए पिछली बार जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था तो एक क्वेश्चन आया था 2025 25 8 2025 को जो मॉर्निंग शिफ्ट हुई थी उसमें एक क्वेश्चन बना था। देखिए इसको ध्यान से, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देश के चुनावों के आयोजन एवं विनियमन हेतु भारतीय संविधान द्वारा स्थापित एक संवैधानिक निकाय के रूप में भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की परिकल्पना की गई है। लैंग्वेज देखिए कितना आसान क्वेश्चन था कि किस अनुच्छेद में भारतीय निर्वाचन आयोग है, यही क्वेश्चन था। लेकिन इसकी लैंग्वेज देखिए, ऐसे घुमा फिरा के क्वेश्चन बनते हैं और इसका उत्तर तो आप लोगों को पता ही होगा क्या है। तो ये है अनुच्छेद 324। ये पिछली बार पूछा है जस्ट 2022 में जो ग्रुप डी का हुआ था 25 तारीख को मॉर्निंग शिफ्ट में। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अब आगे इससे डीप जा सकता है, इसलिए इस टॉपिक को रिवाइज करना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो सबसे पहले ये जो सीरीज है हमारी रेलवे ग्रुप डी रिकैप के नाम से, इसका एक चैनल पे प्लेलिस्ट बनी है। इसमें सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को हम लोग कवर कर रहे हैं और अभी तक इसमें 15 वीडियो आ चुकी है जो 15 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिकों पर है। इसलिए अगर आप लोग अभी ये देखे नहीं है तो जाकर जरूर देख लीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट है या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक है, उससे जाकर फटाफट रिवाइज कर लीजिए। स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, 1.5 कर लीजिए तो जल्दी जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। यह आज हम लोग 16वीं वीडियो इस पे बात करेंगे जिसमें देखेंगे भारतीय चुनाव आयोग। पिछली बार ये क्वेश्चन बना था और क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा डीप क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए इसको मिस करने की गलती मत करना। एक क्वेश्चन से आप हजारों लोगों के दौड़ से पीछे हट जाते हैं, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। इसलिए छोटा वीडियो है, फटाफट पूरा हम करा देंगे और आप इसको फटाफट देख लीजिए क्योंकि कई क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। रही बात मेरी, मैं हूँ इंद्रजीत, अभी रेलवे में स्टेशन मास्टर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम पास किया हूँ, इसलिए सिलेक्टेड हैं, सिलेक्शन दिलाएंगे ये वादा रहा। बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए, हम हमारा हौसला बढ़ाते रहिए, हम आपको बेहतरीन मटेरियल देंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज जो पिछली बारी पूछ ली थी, अनुच्छेद 324, ये भाग 15 में है। भाग 15 का अनुच्छेद 324 एक मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करता है और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे, ऐसी बात करता है। यह कहता है अनुच्छेद 324 कि भारत में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित संख्या में चुनाव आयुक्त होंगे। तो यहाँ से हमारा ये 324 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद हो जाता है। कभी कभी भाग भी पूछता है तो भाग भी याद रखिएगा। सबसे पहली बार वर्तमान स्वरूप का हमारा जो चुनाव आयोग है वो 26 जनवरी 1950 को गठित हुआ था, इसलिए 26 जनवरी को मतदाता दिवस भी मनाते हैं या मतदान दिवस जो भी कहते हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे या पहले जो हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे वह थे सुकुमार सेन। यह नाम याद रखिएगा, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें क्वेश्चन नहीं बना हो कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन साहब थे, ये नाम याद रखना है। अब जो हमारा चुनाव आयोग था 1950 में अस्तित्व में आ जाता है, तो 1950 से लेकर 1989 तक 89 तक यह एक सदस्यीय संस्था था। केवल एक आदमी इसमें होता था, वही अध्यक्ष होता था। जो भी है, चुनाव आयोग में केवल एक आदमी होता था, वही अध्यक्ष होता था, वही सब कुछ होता था। तो 1989 तक ऐसी संस्था ये रही, एक सदस्य। उसके बाद 1975 में
एक तारकुंडे समिति का गठन हुआ था। पूछ लेता है कि तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, तो चुनाव आयोग या चुनाव से, ये याद रखना है। और इसने बताया था पहली बार 1975 में कि इसको बहुसदस्यीय बनाया जाना चाहिए। चुनाव आयोग जो एक सदस्य है, इसको बहुसदस्यीय बनाया जाना चाहिए। ये तारकुंडे समिति का सिफारिश था। उसके बाद 1989 से 1990 तक यह बहुसदस्यीय संस्था के रूप में काम की। मतलब कि 1989 से 90 तक इसमें एक से ज्यादा सदस्य थे, यानी बहुसदस्यीय संस्था थी। लेकिन 1990 में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से इसको फिर से एक सदस्य बना दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई नहीं, एक ही सदस्य होगा, तो फिर से एक सदस्य हो गई। लेकिन 1993 में 3 साल बाद गोस्वामी समिति की सिफारिश पर इसको फिर से बहुसदस्यीय बनी और इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। यानी इसमें कुल 3 लोग होते हैं, एक अध्यक्ष 2 सदस्य, यानी बहुसदस्यीय संस्था बनी। और अभी तक इसी मॉडल को फॉलो किया जाता है। यानी हमारे चुनाव आयोग में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। अभी तक यही चीज चल रही है। तो ये मोटा मोटा नॉलेज है, देखते रहिए, फटाफट याद करते रहिए, 1-2 बार देखिए याद हो जाएगा। एक नोट है कि बी एस रामास्वामी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रही हैं। यानी एकमात्र महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी है, वो थी बी एस रामा देवी। इनका नाम याद रखिएगा। योग्यताओं की बात करें तो संविधान में उल्लेखित नहीं है कोई योग्यता, लेकिन आमतौर पर एक आईएएस अधिकारी को नियुक्त कर दिया जाता है। रिटायर हो या कार्यरत हो, कोई भी हो, एक आईएएस अधिकारी होता है, प्रशासनिक अधिकारी, तो उसको इस पद पे नियुक्त किया जाता है। नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। राष्ट्रपति अपने मन से नहीं करता, मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्ति करता है। इसका कार्यकाल क्या है? संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसका, लेकिन यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले पूरी हो वहां तक कार्य करता है। पद से हटाना, उसी विधि से इसको पद से हटाया जाएगा जिस विधि से अनुच्छेद 124(4) में जो तहत की प्रक्रिया लिखी गई है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की जो प्रक्रिया है, उसी के तहत ही इसको हटाया जाएगा, हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त को। यानी इनको हटाना आसान नहीं है। 124(4) जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना इतना आसान नहीं होता, और वही प्रक्रिया चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए बताई गई है। यानी इसको पद से आसानी से नहीं हटा सकते। यह दिखाता है कि इसको शक्ति दी गई है, यह अपना डिसीजन ले सकता है बिना किसी से डरे, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र की रीढ़ है। अच्छा, चुनाव आयोग में अब अनुच्छेद 324 में और क्या है, में यह भी उल्लेखित है कि अन्य चुनाव आयुक्तों को मुख्य चुनाव आयुक्त के सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाएगा। यानी जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है उसको हटाने की प्रक्रिया तो सुप्रीम कोर्ट के जज के समान है, 124(4). अरे हाँ, लेकिन जो अन्य न्यायाधीश अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, जैसे 2 और होते हैं ना निर्वाचन आयुक्त, जिसको अन्य निर्वाचन आयुक्त कह सकते हो, उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यानी और सारी चीजें सेम होती हैं इन तीनों की, लेकिन इसमें हटाने की प्रक्रिया जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बहुत तगड़ी है। लेकिन जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल का दायित्व है कि चुनाव हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध कराएं। अरे भैया, चुनाव आयोग 3 लोग हैं, मुश्किल से पूरे देश में चुनाव करवाना पड़ता है, तो कैसे होगा? तो यह लिखा गया है संविधान में 324 में ही कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का दायित्व है कि वह चुनाव हेतु प्रशासनिक तंत्र उपलब्ध करवाएंगे। इसीलिए जब चुनाव होता है, कई अध्यापक, कई लोगों की ड्यूटी लगती है, राज्यपाल और राष्ट्रपति करवाते हैं। ठीक, चुनाव आयोग के कार्य यह देखना बहुत जरूरी है भैया। चुनाव आयोग करता क्या है? चुनाव आयोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा का चुनाव कराता है। यह इतना ही चुनाव करवाता है।
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा, इनका चुनाव करवाना इसका काम है। अधिसूचनाएँ जारी करता है, जब चुनाव होने वाला रहता है, तो अधिसूचनाएँ जारी होती हैं, वह जारी करना इसका काम है। आदर्श आचार संहिता जो लागू होती है, वह लागू करवाना इसका काम है। या 1971 से आदर्श आचार संहिता लागू हो रही है और इसको लागू करवाना निर्वाचन आयोग का काम है। अच्छा, जो आदर्श आचार संहिता का पालन नहीं करता है, वह उसको चुनाव रोक सकता है। चुनाव आयोग के पास पावर होती है कि उसको चुनाव से प्रतिबंधित कर दे, या उसके पार्टी का राजनीतिक दल की जो मान्यता उसको मिली है, वह भी उसको हटा सकता है। तो इसको ये शक्ति दी गई। मतदाता सूचियाँ तैयार करता है, जो मतदाता सूचियाँ हमें दिखती हैं, वह तैयार करना चुनाव आयोग का ही काम है। चुनावी संबंधी कोई भी विवाद है, उसकी प्राथमिक सुनवाई यही करता है। हाँ, यह याद रखना है कि अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है, तो इसको चुनाव आयोग नहीं सुनेगा, यह सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनता है। अगर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई विवाद है, तो उसको सीधा सुप्रीम कोर्ट सुनता है। लेकिन और जो चुनाव के प्राथमिक कोई विवाद है, तो उसकी प्राथमिक सुनवाई चुनाव आयोग ही करता है। अच्छा, इसके कार्य में एक और आता है परिसीमन करना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसको देख लो, यहीं जल्दी कोई पढ़ाता नहीं, जल्दी हम देखते नहीं, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। परिसीमन करना इसका काम है। परिसीमन करना मतलब कहाँ से किस क्षेत्र में या कहाँ तक कौन सी सीट होगी, ये सब निर्धारण इसमें होता है। इसका जो अनुच्छेद है 82 याद रखिएगा, बहुत पूछता है। इसमें बताया गया है प्रत्येक 10 वर्षों में जो है कि परिसीमन आयोग का गठन होगा। और अनुच्छेद 327 याद रखिएगा, इसमें बताया गया है कि परिसीमन कानून जो बनेगा, परिसीमन आयोग के गठन के लिए जो कानून बनेगा, वह संसद द्वारा बनाया जाएगा। संसद इसका कानून बनाती है, तब परिसीमन आयोग का गठन होता है। अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन हो गया है, यही बहुत बार पूछता है। 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में 4 बार परिसीमन आयोग बना है। और इसमें जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, वह पदेन सदस्य होते हैं, यानी वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, इसलिए परिसीमन आयोग का अपने आप सदस्य बन जाते हैं। ठीक है। इसके जो लास्ट वाला 2002 है, कभी पूछ दे इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जस्टिस कुलदीप सिंह चौबे जी इसके अध्यक्ष थे। वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर स्थानों का आवंटन चल रहा है। जो स्थानों का आवंटन किया गया है, वो 1971 की जनगणना के अनुसार किया गया है, और तथा 2001 की जनगणना के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। कौन सा निर्वाचन क्षेत्र कहाँ तक रहेगा, ये सब इसके अनुसार हुआ है। अच्छा, 84वें और 87वें संविधान संशोधन को याद रखिएगा। इसके तहत यह बताया गया है कि 2026 तक यही परिसीमन आयोग चलेगा, जो 2002 का था। अनुच्छेद 329 याद रखिएगा, इसमें कहा गया है कि जो परिसीमन आयोग है, उसको वो जो निर्णय लेता है, जो क्षेत्रों का निर्धारण करता है, उसको किसी भी कोर्ट में किसी भी हालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यानी परिसीमन आयोग जो तय कर दिया, वो अंतिम होता है। और यह 2026 तक यही परिसीमन चलेगा। 2026 के बाद जो बदलाव होंगे 84वें और 87वें संविधान संशोधन। ठीक है ना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, और कार्य है राजनीतिक दलों को मान्यता देना, इसका काम है। जो राजनीतिक दल हैं हमारे यहाँ, बहुदलीय व्यवस्था है, बहुत दल हैं, तो इनको मान्यता देना का काम इसका है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय दल याद रखिएगा, 58 राज्य दल और लगभग 263 गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। यानी 3 तरह की श्रेणियां हैं राजनीतिक दलों की। जो पंजीकृत हैं उसकी 3 श्रेणियां हैं, एक राष्ट्रीय दल, दूसरा राज्य दल, तीसरा गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत। ठीक है।
अब मान्यता प्राप्त के करने के आधार जो राष्ट्रीय दल का मान्यता प्राप्त करने का आधार क्या है, ये बहुत बार पूछता है। तो इसमें 3 आधार बताए गए, लेकिन यह एक ही आधार है। इसमें या करके है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे चुनाव में वैध मतों का 6% तथा लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त करना। कोई आम चुनाव होता है जो अपना लोकसभा वाला, उसमें अगर कोई दल कुल वैध मतों का 6% प्राप्त कर लिया और लोकसभा की 4 सीटें जीत लिया, तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। या यह नहीं तो दूसरा क्या, या लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी 11 सीटें प्राप्त करना, या वह लोकसभा की कुल सीट का 2% यानी 11 सीट अगर जीत गया, वह भी कम से कम 3 राज्यों से, तब उसको राजनीतिक दल का राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। कम से कम 3 राज्यों से 11 सीटें लोकसभा की जीत गया वो पार्टी, तो उसको फिर राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। या फिर यानी कि या तो पहला या ये दूसरा, या फिर या करके है कि कम से कम 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त कर लिया हो। कोई भी ऐसी पार्टी है जो 4 राज्यों में राज्य दल की मान्यता प्राप्त कर ली है, तो उसको भी राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है। ठीक है ना? 3 बातें लिखी हैं, लेकिन इसमें से किसी एक को प्राप्त कर लेगा तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाएगा। राष्ट्रीय दल अभी तक 6 हैं, इस पे क्वेश्चन बनते हैं कौन कौन से राष्ट्रीय दल में शामिल है, कौन से नहीं है, ऐसा करके क्वेश्चन बनता है। इसलिए एक नज़र देख लो इसको। आम आदमी पार्टी आप 2002 में स्थापित हुई, अरविंद केजरीवाल इसके अध्यक्ष हैं और इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त है। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, सब जानते हैं 1885 में स्थापित हुई, वर्तमान में मल्लिकार्जुन खड़गे इसके अध्यक्ष हैं। भारतीय जनता पार्टी आज इन्हीं की सरकार है। भाजपा जो 1980 में बनी थी, स्थापित हुई थी, जेपी नड्डा साहब इसके अध्यक्ष हैं, जगत प्रकाश नड्डा। फिर है बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, 1984 में बनी थी, मायावती जी इसकी अध्यक्ष हैं। उसके बाद है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो 1964 में स्थापित हुई थी, इसके अध्यक्ष वर्तमान में सीताराम येचुरी साहब हैं। उसके बाद 6वां है नेशनल पीपुल्स पार्टी, जो कि 2013 में, यानी बहुत नई पार्टी है। कानराड संगमा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। ये भी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर चुकी है और एक बार दर्जा जब मिल जाता है वो 10 वर्षों तक मान्यता रहती है। तो वर्तमान में भी ये 6 पार्टियां हैं जो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त कर ली हैं, तो इनका नाम याद रखना है। अच्छा, ऐसे ही राज्य दल का मान्यता प्राप्त करने के कुछ आधार हैं, उसमें भी 3 बताए गए, लेकिन इसमें से कोई एक प्राप्त करना होता है। जैसे वैध मतों का 6% वोट प्राप्त करने पर तथा लोकसभा के प्रत्येक 25 सीटों पर 1 सीट प्राप्त करने पर, यानी कि जितना आम चुनाव में किसी कुल वैध मत जितना पड़े उस राज्य में उसका 6% वोट प्राप्त किया हो, साथ में हर 25 सीट पर 1 सीट लोकसभा का जीता हो। यानी अगर उसमें 25 सीट से कम ही है, 25 सीट तक है लोकसभा की, तो उसमें 1 सीट लोकसभा की जीता होगा तो हो जाएगा। अगर 50 सीट है उस स्टेट में, तो वहाँ 2 सीट जीतना होगा और 6% वैध मत प्राप्त करना होगा, तो इससे हो जाएगा। या विधानसभा की कुल सीट का 3% अथवा 3 सीट प्राप्त करने पर, इसमें से जो भी अधिक हो, यानी विधानसभा की कुल सीट का अगर 3% प्राप्त कर लिया या 3 सीट प्राप्त कर लिया हो, इसमें से जो भी अधिक हो उसको प्राप्त करना होगा। जैसे अगर मान लो उस राज्य में 30 सीट है विधानसभा की, तो उसका 3% एक ही होगा, तो एक नहीं माना जाएगा, 3 सीट जीतेगा तब माना जाएगा ये दूसरा क्राइटेरिया पूरा हुआ है, तो उसको राज्य दल का दर्जा मिल जाएगा।
उसके बाद चुनाव में वैध मतों का 8% प्राप्त कर ले, वो एक भी सीट ना जीता हो, लेकिन 8% वोट वो प्राप्त कर लिया उस स्टेट में वैध मतों का, तो उसको राज्य दल का दर्जा मिल जाएगा। ये रहा हमारा चुनाव वगैरह, और हम राजनीतिक दलों का भी थोड़ा मान्यता वाला चीज देख लिए। कई कभी क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसी में समेट दिया हूँ। आपके लिए एक प्रश्न है, भारत के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, और ये कमेंट बॉक्स में जब आप टाइप करेंगे तो ये आपकी परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा, इसलिए जरूर टाइप करिएगा। इससे चीजें परमानेंट हो जाएंगी, और ये पूछ भी सकता है, बहुत चर्चित मामला है, इसलिए पूछ सकता है, इसलिए जरूर सब लोग टाइप करेंगे कमेंट बॉक्स में। रही बात पीडीएफ की, तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पंख पाठशाला पे डाल दी जाती है। तो आप लोग अभी तक अगर नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है ये टेलीग्राम का, वहां जाके जुड़ जाइए, वहां सभी पीडीएफ डाल दी जाती है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और पीडीएफ रहती है तो आपको इतनी बड़ी वीडियो नहीं देखना पड़ता है, आप एग्जाम में फटाफट इसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं, और चीजें याद हो जाएंगी, चीजें ताजा हो जाएंगी, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। इससे आप ज़्यादा क्वेश्चन अच्छा कर पाएंगे, माइनस मार्किंग से बच पाएंगे। कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इसलिए इस सीरीज की सभी वीडियो को देखिएगा, सभी पीडीएफ को सजा के संभाल के रखिएगा, लास्ट में उसको पढ़ के जाइएगा, कोई वीडियो मिस ना हो। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, और बगल में बेल आइकन दबा देना होगा, ताकि जब भी वीडियो पड़े आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपका वीडियो मिस ना हो। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, उसमें थोड़ा समय निकाल कर इस सीरीज की सारी वीडियो को जरूर देखिए। मैं गारंटी लेता हूँ यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे और आपके क्वेश्चन सही होंगे। हम नए हैं दोस्तों, हमारा प्रयास नया है, इसलिए अपना सुझाव अवश्य दें। हम आपके सुझाव के अनुसार आगे बढ़ेंगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। हमारा हौसला बढ़ाइए, जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं या शेयर करते हैं, तो हमारा हौसला बढ़ता है। हमें लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, हमें हमारे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। हम चाहते हैं कि और अच्छा कंटेंट दें, ताकि लोगों का सिलेक्शन हो सके। अंतिम लक्ष्य आपका सिलेक्शन है दोस्तों, क्योंकि सिलेक्शन आपकी पीढ़ी की दशा को बदल देता है, आपको एक दूसरे दुनिया में ले जाता है, जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, धन्यवाद दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद।